हेलो, हाय हाय माय होम साइंटिस्ट, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। आज स्टूडेंट्स मुख्य सेविका का पेपर हुआ है। ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर है। आज 24 सितंबर है और फर्स्ट मीटिंग का ये पेपर है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू सी द पेपर। बिकॉज क्योंकि हमने लास्ट लाइव क्लासेस में जो भी कुछ डिस्कस किया प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या मैं बात करूँ कि आपके छोटे मोटे वायरल बैक्टीरिया की डिजीज़ से रिलेटेड, या मैं बात करूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस एज इट इज़ पेपर में देखने के लिए मिले हैं, जो कि मुझे बहुत खुश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने स्पेशली कोई भी मुख्य सेविका के लिए क्लास बैच नहीं दिया था, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर आपके साथ डिस्कस किया था एक हफ्ते की लाइव क्लास में। तो उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को मैं लाई हूँ, आपके साथ देख लेते हैं। और बाकी क्वेश्चंस को जो है हम होम साइंस प्लेनेट नाम के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बच्चे कल पोल बनाएंगे इसका, और पोल बना करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो आपके आंसर की आएगी उसका वेट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से आपके एनीमिया कॉज होता है। तो एनीमिया तो आपके आयरन की कमी से कॉज होता है। लौह तत्व आयरन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एंड द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन मैंने आपको हमेशा बताया दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मिल्क को बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन आपके मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन होता है। दूध को बनाने में ऑक्सीटोसिन का कोई रोल नहीं होता है। अपने दिमाग से आपको जिसने भी पढ़ाया है कि दूध बनाने में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, उसको निकाल दीजिए कृपया करके। जैसे जिनका भी ये पेपर है ये गलत करके आए हैं। ऑक्सीटोसिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन होता है, दूध से स्तन ग्रंथि से दूध निकालने में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है, दूध को बनाने में प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। गर्भावस्था में प्लेसेंटा से निकलने वाला HPL भी इसके ऊपर काम करता है। ब्रेस्ट टिश्यूज के ऊपर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी आप काम करता है और दूध को बनाने में हेल्प करता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज प्रोलैक्टिन एंड मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। और बर्थ हार्मोन भी आपके ऑक्सीटोसिन है एंड लव हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। बट द प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी सही होगा 100%, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बार आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और लेटेस्ट भी डिस्कस करके ही आपको भेजा था पेपर देने के लिए। जन्म देने के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या होता है, जो कि नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी से भरपूर होता है, दैट इज कोलेस्ट्रम। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें IgA होता है, इम्यूनोग्लोबिन A होता है, विटामिन A होता है, DHA होता है, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस बिफिडस फैक्टर्स होते हैं जो कि ई कोलाई के संक्रमण को रोकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रम की बात भी हमने की थी और यहाँ पर इसका आंसर कोलेस्ट्रम हो जाएगा। स्तनपान से माँ को कैसे लाभ होता है। भाई स्तनपान एक तो सबसे पहले माँ को लैक्टेशनल एमनोरिया देता है। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है, प्राकृतिक आपके गर्भ कह सकते हैं परिवार नियोजन का एक साधन है। 6 महीने तक आपको गारंटी मिल जाती है, आप जब तक बच्चे को दूध पिलाएंगे अच्छे से तो आप माँ नहीं बन सकती, ठीक है। दूसरी चीज़, ये स्तन कैंसर के खतरे को कम करता है, ओवेरियन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीड कराना एक माँ को अपने बच्चे को। अगर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो पहले तो वो 6 महीने तक उसके बाद ये गारंटी है कि वो माँ नहीं बनेगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में हाई होता है, LH-FSH जो है वो कम होता है। तो प्राकृतिक प्रसव का एक तरीका है, बट हाँ 100% कारगर नहीं है। हो सकता है किसी में प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो, उसके FSH LH रिलीज हो जाए और फॉलिकल जो है स्टिमुलेट हो जाए, डेवलप हो जाए, बट एक कारगर तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग। आप उससे कैंसर से बच सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, ओवेरियन कैंसर से बच सकते हैं। वेरी इफेक्टिव मेथड होता है ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, ठीक है। और बच्चा भी आपका हेल्दी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। ऑब्वियसली गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके कुपोषित हो सकती हैं अगर उनको हम प्रॉपर डाइट प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। वाओ, इसकी बात हमने कितनी बार की थी। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाया जाता है, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन, जो कि आपके प्लेसेंटा से रिलीज होता है। प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला हार्मोन है और ये केवल और केवल आपकी गर्भावस्था में देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये तो 8वें दिन से रिलीज होने लगता है बॉडी में। जब तो प्लेसेंटा बना नहीं होता है तो ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स HCG को रिलीज करती हैं। और मैंने बताया था कि HCG बॉडी से कभी नहीं जाता, थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है। हाँ, लेवल इसका कम और ज़्यादा होता रहता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। मतलब हमने लास्ट क्लासेस में जिन जिन क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके साथ मैंने, वो सारे अधिकतर क्वेश्चन देखे हैं, ये बहुत अच्छा लगा है देखने के लिए। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से क्या है जो मासिक धर्म न आने से पहले हो सकता है? मतलब मासिक धर्म न आने से पहले हो सकता है एक फीमेल को स्टार्टिंग में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है? तो आपने पढ़ा है मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस जैसी दिक्कत फीमेल्स को हो सकती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको उल्टी आ सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, सुबह सुबह उनका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है, दैट इज़ मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर क्विकनिंग कहा जाता है? वाव, बिल्कुल लास्ट डिस्कशन हुआ था इस पर कि जो फीटल मूवमेंट होती है, भ्रूण संचलन जो होता है, उसे हम क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक है, क्विकनिंग बोलते हैं। उसको एक टर्म दिया गया है। जैसे मासिक धर्म का बंद हो जाना गर्भावस्था में आपके एमेनोरिया कहलाता है, ऐसे ही फीटल मूवमेंट को आपके क्विकनिंग के नाम से जाना जाता है। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केवल स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन तो भाई कहता है कि 6 महीने तक आप जो हैं केवल और केवल स्तनपान कराइए, बच्चे को पानी भी नहीं देना होता है, ठीक है। तो 6 महीने आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो हम बच्चे की फिर क्या स्टार्ट करते हैं, वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले पतले दूधिया स्राव को क्या कहते हैं? ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूकोरिया जो है आपके ल्यूकोरिया जो है आपके ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपके मिल्की सिक्रेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, वाइट सा सिक्रेशन होता है, गर्भावस्था के स्टार्टिंग में हो सकता है। सर्विक्स में जो आपके कहते हैं ना थिक म्यूकस होता है, वो बाहर की तरफ आता है। नेक्स्ट है 28 गर्भवती महिला सारों को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे संकुचन का अनुभव हो रहा है, लेकिन ये अचानक बंद हो रहा है और गंभीर रक्तस्राव की भी शिकायत है। सारा को किस जटिलता का अनुभव हो रहा है? देखिए यहाँ पर आपके जो है मुझे तो यहाँ पर आंसर जो लगता है वो आपके प्लेसेंटल एब्रप्शन तो नहीं लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो प्लेसेंटल एब्रप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि प्लेसेंटल एब्रप्शन का कॉम्प्लिकेशंस जो है आपके जैसे ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये फॉल्स लेबर भी हो सकता है और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और फॉल्स लेबर दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये भी चीज़ मुझे लग रही है कि दोनों ऑप्शंस क्यों दिए हुए हैं, तो इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। इसका मैं वेट करूँगी कि एग्जामिनर क्या आंसर देता है, वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो है प्लेसेंटल एब्रप्शन नहीं लग रहा, मुझे ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, WHO के नए दिशा निर्देश के अनुसार ANC विजिट की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ये आपके 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा से वृद्धि कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन हो सकता है? तो हर माँ जो बनी है उसने अपनी बॉडी पर फिजिकल चेंज देखे होंगे, स्ट्रेच मार्क्स, जो कि बॉडी में उसके रक्त की मात्रा की वृद्धि कारण एक शारीरिक परिवर्तन पूछा जा रहा है गर्भावस्था के दौरान आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो दैट इज़ योर स्ट्रेच मार्क्स। यहाँ पर सही आंसर लग रहा है, स्ट्रेच मार्क हो सकता है, ठीक है। स्वॉलन फीट एंड एंकल्स तो बिल्कुल लास्ट प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स आंसर ठीक लग रहा है मुझे भी। नेक्स्ट देखते हैं, 30 वर्षीय गर्भवती महिला लीला को मधुमेह की बीमारी है, उसके बच्चे का निम्न रक्त शर्करा लेवल है, मतलब ब्लड शुगर लेवल कैसा है उसका, लो है, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसे ही आपको आंसर मिल गया। समय पूर्व प्रसव है नहीं, मैक्रोसोमिया है नहीं, नवजात पीलिया ये हो नहीं सकता, ठीक है। बच्चे का जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम है, उस स्थिति को आपके नियोनेट हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे, क्योंकि ग्लाइसीमिया टर्म रिलेटेड टू योर ब्लड शुगर लेवल एंड हाइपो का मतलब होता है कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा है मुझे। 35 साल की गर्भवती महिला सोफिया को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ रहा है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग है ये आपको पढ़ाया है मैंने। पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को आपके लोकियास बोलते हैं, लोकिया रुब्रा अल्वा सिरोसा आपने पढ़ा होगा। चिकित्सीय हस्तक्षेप के बावजूद भी उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो व्हाट इज़ द लाइकली कॉज ऑफ द सीवियर पोस्टमार्टम ब्लीडिंग, इसका आंसर जो मुझे लगता है वो आंसर होगा पोस्टमार्टम हैमरेज, ठीक है। पोस्टमार्टम हैमरेज यहाँ पर आंसर होना चाहिए। एक 35-year-old प्रेग्नेंट वुमेन है, एक्सपीरियंसिंग हैवी ब्लीडिंग हो रही है उसको आफ्टर गिविंग बर्थ, बच्चे को जन्म देने के बाद उसको जो ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और ब्लीडिंग जो है कॉन्टीन्यूसली बनी हुई है, तो इसका आंसर जो है मुझे लगता है प्लस पोस्टमार्टम हैमरेज होना चाहिए। पोस्टमार्टम हैमरेज एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं जो होती है हर एक फीमेल को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो मुझे इसका आंसर ए लगता है। बाकी देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर्स हैं, मुझे जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ाए भी थे वो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी हम फिर जो भी आंसर की है उसका वेट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, किलो कैलोरी की सही परिभाषा चुनिए। ये मैंने आपको जब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वाली क्लास कराई थी तब आपको पढ़ाया था कि किलो कैलोरी क्या होता है। तो जब हम 1 किलोग्राम पानी या 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम किलो कैलोरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे आंसर बी सही लगता है इसका। 1 किलो पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम किलो कैलोरीज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पर ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या है, चिकन पॉक्स छोटी मात्रा का कारक क्या है। तो बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोअल, हर डिजीज़ की बात हम लोगों ने भी की थी। यहाँ पर हो जाएगा वायरस आंसर। वेरियोला वायरस से आपके चिकन पॉक्स जो है फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं आईसीडीएस में ईसीसी का क्या अर्थ है। तो आईसीडीएस में ईसीसी आप सभी जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आईसीडीएस के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी पूरक कैलोरीज दी जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, 600 जो है आपके सप्लीमेंट्री कैलोरीज जो हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को दी जाती हैं। 6 से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए कितनी वित्तीय संशोधित दरें दी जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए ए 12। ठीक है, हम लोग इसको चेक भी कर लेंगे जब इसका आंसर की आ जाएगी। ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, यहाँ पर 12 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए लास्ट हमने कितनी बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, आपके साथ डिस्कशन किया था। पॉलीसेकेराइड्स बताए थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स की बात की थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आंसर लगाया है ये बिल्कुल गलत लगाया है, हम लगा लेते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आपके होते हैं स्टार्च, स्टार्च इज योर पॉलीसेकेराइड। और बताया भी था होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर आएगा। हेटेरो के अंदर आपके पेप्टिडोग्लाइकन आएगी जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। क्यों आपके स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड्स है, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज के अणु है, सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर के स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स आपके हो जाएंगे गैलेक्टोज, डाइसेकेराइड्स हो जाएंगे आपके लैक्टोज, एंड इनडाइजेस्टिबल डाइटरी फाइबर इज योर सेल्यूलोज। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाना था सी। डी तो किसी भी कीमत में नहीं होना था, आंसर होना है सी। फर्स्ट में सी आपको मिल गया, फर्स्ट में सी आपके स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, भोजन में पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ या बाद में कौन सा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। आपसे बेवरेजेस पूछे हैं तो ऑब्वियसली चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना। बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, आईसीडीएम में WVNP क्या है। तो ये है आपके व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, गेहूं आधारित जो है आपके न्यूट्रिशन प्रोग्राम। आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन। वाओ, ये माय फेवरेट क्वेश्चन, और मैं इसी क्वेश्चन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ाए थे। एक बार मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ में। गिव द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस फैमिली प्लानिंग मेथड। तो हमने फैमिली प्लानिंग मेथड पढ़े थे, 4 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव, फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड। आप अगर फिजिकल बैरियर मेथड से भी मिलाते ना तो फर्स्ट में आपके ऑप्शन था सी, दैट इज़ कॉन्डोम्स, और आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल बैरियर मेथड आपके कॉन्डोम्स हैं। और सेकंड में आपके आ जाएंगे माइफ्रिस्टोन, केमिकल बैरियर मेथड, और थर्ड में आपके आ जाएगा डी में है आपके थर्ड, हार्मोनल मेथड में आपके मालाडी। मैंने बताया था ये जो मालाडी हैं आपके, ये सहेली होते हैं, ये हार्मोन्स ही तो आपको रिलीज़ करती हैं। ठीक है, और पोस्ट कंसेप्शनल मेथड में आपके आ जाएंगे फोर्थ में ए में क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपके, ये लिया है माइफ्रिस्टोन विद माइसोप्रोस्टॉल। ठीक है, आप अगर फिजिकल बैरियर मेथड से भी ये आंसर लगाते तो दैट इज कॉन्डोम्स, फर्स्ट में सी। हमने लास्ट क्लास में आपसे बात करी थी इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। तो ये क्वेश्चन देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, केमिकल मेथड्स में आपके हार्मोनल मेथड्स पढ़े थे हमने। हार्मोनल मेथड में मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दिया जाता है। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन दवाओं में पहले दे देंगे तो वो होस्टाइल कर देता है, यूट्रस की लाइनिंग को पतला कर देता है। तो मालाडी हो गई, सहेली हो गई, इनमें आपके COC हो गई, POP हो गई, इसमें आपके दे क्या रहे थे, हार्मोन्स ही दे रहे थे ना। हार्मोनल मेथड्स में आपके बी आ जाएगा, और फिजिकल मेथड बिल्कुल चारों मिक्स मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया, ये क्वेश्चन दोबारा से ऐड हो गए। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी स्रोत में सभी आवश्यक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो एग इज अ रेफरेंस प्रोटीन,
इसकी भी बात हमने की थी। ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन एग, तो एग हो जाएगा। पोषण संबंधी मारास्मस वाले बच्चों का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारण सही मानते हैं? तो भाई प्रोटीन और कैलोरी की कमी है, पैम है बच्चे को, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में कौन सा पहला संकेतक का आकलन करेंगे? तो ऑब्वियसली उम्र के हिसाब से वजन कम है, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर यह आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके। अंडरवेट है बच्चा, तभी तो आप बोल रहे हैं कि वो कुपोषित है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वजन कम है ना। अगर अप्रोप्रिएट एज वेट होता या ओवर वेट होता तो ओबेसिटी होती, तो ये आपके कहीं से भी वो नहीं है ना, उम्र के हिसाब से वजन कम। और देख लेते हैं, वाओ बीएमआर से क्वेश्चन था। बीएमआर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आपके बेसल चयापचय दर में वृद्धि होगी? तो बुखार में आपके अगर 1 डिग्री बुखार आपके सेल्सियस में बढ़ा है तो 7% आपका बीएमआर बढ़ जाएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और अगर 1 डिग्री सेल्सियस में आपके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं आप तो 13% जो है बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। गर्म जलवायु में बीएमआर नहीं बढ़ता, बीएमआर ठंडी जलवायु में बढ़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में बीएमआर का लेवल कम होता है। बीएमआर पे थायराइड ग्रंथि का क्या प्रभाव होता है, इसकी बात आपसे स्पेशल वीडियो बना के की है। हाइपरथायरॉयडिज्म में बीएमआर का प्रभाव ज़्यादा, हाइपोथायरॉयडिज्म में बीएमआर का प्रभाव कम। और 70 वर्ष से अधिक है तो भैया बूढ़ा होता जाएगा जितना, उतना बीएमआर कम होता चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपके फीवर में जो है आपके बीएमआर का लेवल बढ़ जाता है। अगर आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 7% टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा। 1 डिग्री आप सेल्सियस में बात कर रहे हैं तो 13% आपका बीएमआर इंक्रीज़ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन मेरे ये आए हैं जिनको देख के दिल खुश हो गया है मेरा तो बहुत ही ज़्यादा। विघटित खाद्य पदार्थों की बिक्री को आप रख रहे हैं, खराब पदार्थ रख रहे हैं, डीकम्पोज फूड रख रहे हैं, दैट इज़ मुझे तो लगता है फूड एडल्ट्रेशन होगा, क्योंकि एडिटिव्स कहीं से भी नहीं हो सकता। फूड फोर्टिफिकेशन करके हम फूड की गुणवत्ता को सुधारते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन करके हम विघटित खाद्य पदार्थ को बेचने थोड़ी रखते हैं। हम पुटिंग रख रहे हैं डीकम्पोज फूड को सेल के लिए। अगर हम खराब खाना सेल के लिए रख रहे हैं तो उसका मतलब फूड एडल्ट्रेशन कर रहे हैं ना। जैसे दूध में हम पानी मिला के बेच रहे हैं, या दूध में हम मांड में कुछ भी गंदी चीज़ मिला करके बेच रहे हैं, घी में हम मान लो कुछ और मिला के बेच रहे हैं, तो हम फूड एडल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, खराब खाना बेच रहे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन तो फूड की एनरिचमेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन यहाँ पर आंसर होना चाहिए जो मुझे लगता है, दैट इज़ फूड एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली, ठीक है, ये भी बात कर ली है। चलिए फिर, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आई थी जो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। 17-18 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और वो देखने के लिए पेपर में मिले हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द पेपर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप जिन्होंने भी उन क्लासेस को अटेंड किया होगा उन्हें डेफिनेटली कुछ तो हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स कर दीजिएगा कि हाँ मैम हमें हेल्प मिली या नहीं मिली, या और मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ मुझे बताइएगा, मैं अपने आप को सुधारने का पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, सेल को पढ़ने के लिए डिटेल स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ जो है आप लोग होम साइंस प्लेनेट नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।